जय हिंद दोस्तों। आज हम बीएचयू बीएड 2017 के क्वेश्चन पेपर लेके आए। प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बीएचयू में। इस हिसाब से ये 2017 के क्वेश्चन पेपर जो कि इसके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, इसके ऑफिशियल आंसर की पे आधारित 2017 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है, आप जरूर जाते समय पढ़ लें यहाँ पर। और नेक्स्ट है, प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 100 होती है। फुल मार्क्स आपके 300 होते हैं, नंबर के होते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। इस हिसाब से 2.5 घंटे आपको मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, चूँकि ये 3 नंबर का होता है, इसका आंसर आपका 1 नंबर कट जाता है, यानी कि 1/3 नंबर कटने के यहाँ पे वो परसेंटेज कटते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूँकि सेक्शन 2 सेक्शन पे बटा होता है। पहला सेक्शन जो होता है रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पे आधारित होता है, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, सारे सेक्शन वालों के लिए। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ह्यूमैनिटी में होता है, बाकी साइंस में अदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर बेसिक भी लगाए रहेंगे तो आपको आराम से कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे जो विलुप्त संख्या है उसको क्या भरा जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ सॉल्व किया हुआ है। प्लस 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 1 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है चेंजेस। फिर यहाँ पे +2 हो रहा है। तो इस हिसाब से आंसर आपका आ जाता है 11 आंसर होगा आपका। 11 आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इनमें से यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लुप्त क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको देखना है। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 60 वर्ष है। पहले व्यक्ति की आयु दोनों व्यक्ति की आयु की 1/4 है। तो बताइए टोटल आयु। तो जाहिर सी बात है 3 आयु यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अगर 3 से इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। 180 का 1/4 कितना होता है। अगर आप 180 का 1/4 निकालेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 45। इस हिसाब से आपका आंसर 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से यानी कि ऊपर से उसका स्थान कितना है 16 है, और नीचे से उसका स्थान पूछा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, 49 स्टूडेंट है तो आप 16 माइनस कर दीजिए। 16 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 33 आएगा। लेकिन 33 आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें आपको 33 में एक प्लस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा 34। इसका एक एग्जांपल शॉर्टली अगर लिखना चाहें, मान लेते हैं 5 लोग की क्लास में आपका शीर्ष स्थान दूसरा है, आपका नीचे से स्थान पूछा है। तो 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 3। लेकिन ये 3 आंसर नहीं, लास्ट तक काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4। आपका स्थान कौन सा हुआ 4th हुआ। इसके लिए आपको +1 करना पड़ेगा, तब आपको 4th आएगा। इस तरह से छोटे तौर पे आप करके एक बड़े चीज़ को भी निकाल सकते हैं, छोटे चीज़ में आप उसका एग्जाम्पल देख करके। क्योंकि बड़े बड़े चीज़ को आप इस तरह से लाइनिंग कर करके 45 49 तो आप नहीं कर सकते हैं। छोटे चीज़ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं के 7वां अक्षर क्या हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा के। नेक्स्ट है, सायकाल 8:30 बजे के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का अंतर पूछा है, कोण का अंतर पूछा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक 8:30 इतना बजता है और ये हुआ, तो इन दोनों के कोण का पूछा है कि कितना है। तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पे आप करेंगे तो 90 डिग्री का पूरा होता है। अगर 9 बजता, अगर पूरा 9 पे छोटा कटा होता है और 6 पे बड़ा कटा होता है तो पूरी 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री में अगर हम बात करें 3 चीज़ जाती हैं यहाँ पर, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 के बाद 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का अगर ये कोण हो रहा है तो यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण, फिर यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, तब ये जाकर के पूरा 90 डिग्री का होता है। यानी कि हर एक घंटे के बीच में कितना कोण होता है 30 डिग्री का कोण होता है। यानी आधी घंटे के में कितना कोण होगा, वो 15 डिग्री का कोण होगा। इस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से 7 में 30 हुआ, और 7 से 8 के बीच में 30 हुआ, और उसके बाद
8 से 9 के बीच में है, इसका आंसर 15 डिग्री और ऐड हो जाएगा। इस हिसाब से आप तीनों को ऐड करेंगे 30, 30 एंड 15, तो कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, यह आपको दिख रहा है 75 डिग्री का कोण हो जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाता है 75। नेक्स्ट है निर्देश, निम्नलिखित में से उस शब्द युग्मों का चयन कीजिए जो दूसरे से भिन्न हो। तो यहाँ पे आप आंसर देख रहे हैं कि किस हिसाब से ABCD के हिसाब से PN इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से उस शब्द युग्मों का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न हो। नेक्स्ट वही है, बहुत इजी है, आप लोग सॉल्व कीजिए, KMN होगा। छात्रों को जितना प्रश्न सही करने पर मिलता है उसका दुगना प्रश्न गलत करने पर मिलता है। यदि सभी में वह 45 प्रश्न करता है तो उसे कितने सही प्रश्न किए, तो इसका आंसर होगा 16। नेक्स्ट है, एक बाग में 10 व्यक्तियों और 12 कतारों में आम के पेड़ हैं। 2 पेड़ों के बीच की दूरी 2 मीटर है और बाउंड्री के चारों तरफ 1 मीटर की दूरी पर बाग है। बाग की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 22। दोस्तों हम आंसर देते जा रहे हैं, अगर आपको इसके विस्तार में सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको बनाने की जरूर कोशिश करूँगी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, एक छात्र अपने अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है, उसका अध्यापक उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, उसे यह कहना चाहिए कि इसका उत्तर मंत्रणा के बाद देगा, मतलब कुछ समय बाद देगा, वो आफ्टर मतलब कि सॉल्यूशन जब मिल जाएगा तब देगा। उसके बाद उसे छात्र को डांटना चाहिए। ये छात्र को अगर डांट देंगे तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा बाल केंद्र शिक्षा नहीं कहती है। उसे कहना चाहिए कि प्रश्न बेकार है, कभी नहीं, प्रश्न हमेशा मतलब कि उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि प्रश्न आप गलत कर रहे हैं, आप खराब है, उनको पीट देना चाहिए, मार देना, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब नेगेटिव पॉइंट है। उसे छात्र से कहना चाहिए कि प्रश्न उसके स्तर का नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अगर उनके मन में जिज्ञासा में आया है तो जाहिर सी बात है उसका उत्तर देना जरूरी रहता है। कोई भी छात्र किसी स्तर के अनुसार नहीं होता है कि कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई सृजनात्मक होता है, कोई मंदबुद्धि होता है, तो उसके स्तर को हम जांच नहीं सकते हैं कि आपके स्तर का ये क्वेश्चन है कि नहीं है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन में गलत होगा, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के क्या सत्य नहीं है। अध्यापक अपनी कक्षा का नेता होता है, स्थापक होता है। नेक्स्ट है, अध्यापक अपनी कक्षा का अधिनायक होता है। अधिनायक मतलब डिक्टेटर, बिल्कुल नहीं, डिक्टेटर तो आप एकदम ही मतलब ये गलत मीनिंग निकाली जा रही है कि डिक्टेटर होता है, तो ये भी आंसर गलत हो जाता है। अध्यापक अपनी कक्षा में अधिगम सुसाध्य बनाने का होता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अध्यापक के लिए क्या सत्य नहीं है। तो मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है अध्यापक का नेता होता है, ये तो सही है, मतलब कि एक तरह से आप लीडर होता है। नेता को अगर माने तो आप लीडर होता है, सभी चीज़ को मैनेज करने वाला लीडर है। नेक्स्ट है, व्यवस्थापक होता है, जाहिर सी बात है मैनेजर की तरह काम करता है, वहाँ पे सब चीज़ को मैनेज करना है, शिक्षा नीतियों प्रविधियों उसका प्रेजेंट करना है, कैसे उससे प्रश्न पूछना है, कौन सा कौशल कब यूज़ करना ही होता है। लेकिन कभी भी अध्यापक जो होता है कक्षा का डिक्टेटर नहीं होता है। तो आपका आंसर चूँकि यहाँ पे नहीं पूछा है दोस्तों, स्टार्टिंग में हम यही बोल रहे थे, अध्यापक के लिए क्या सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है, अधिनायक और डिक्टेटर नहीं होता है। जब अधिकांश बच्चे कक्षा में बेचैन, अशांत और अवाज्ञाकारी हो तो अध्यापक को इनमें से क्या जांचना चाहिए। तो अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है, बेचैन है, वो शांत नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि विषय ज्ञान व अध्यापन विधि को जांचना चाहिए कि आप सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्तावादी शिक्षण व्यवहार निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है सत्तावादी, मतलब कि किसके लिए उपयुक्त है, तो ये अनुशासन के लिए अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है, शिक्षा के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निहित क्षमताओं का विकास करना, समाज में सुधार करना, ये इनडायरेक्टली उद्देश्य है। अनुशासन करना, मेन तो उनकी निहित क्षमताओं का हमें विकास करना है। अगर वो निहित क्षमताओं का विकास करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सब अपने आप ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और शिक्षक का अनुयायी बनाना, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उसका फॉलोअर बनाना है, कुछ नहीं है, वो अपनी दिशा खुद तय करे, बस उसको इतना सक्षम बनाना है। अनुशासन का तात्पर्य क्या है, तो अनुशासन का तात्पर्य है सख्त व्यवहार, कठोर दंड, आज्ञाकारिता, नियमों के अनुसार। तो
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नियमों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन कक्षा 4 का एक छात्र है जो दृष्टिबाधित है, उसे निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ कर देना चाहिए, दैनिक सामान्य कार्यों के लिए मित्रों अभिभावकों की सहायता मिलनी चाहिए। दोस्तों उसको अलग से ट्रीटमेंट देंगे तो उसको लगेगा कि क्या नाम है, वो कुछ ना कुछ उसके में कमी है, लेकिन अगर उसको सामान्य बालक की तरह ट्रीट करेंगे और उसको जो चाहिए स्टडी के लिए अगर वो करेंगे तो वो चीज़ उसके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो दृश्य शब्द सामग्री की सहायता लेनी चाहिए, सामान्य व्यवहार किया जा सके उसके साथ हमेशा सामान्य व्यवहार करना चाहिए ताकि उसको अलग ना लगे। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है? भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए छात्रों के समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। समावेशी वातावरण मतलब कि सभी तरीके के बालक एक साथ पढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए। कोई प्रतिभाशाली है, कोई मंद बुद्धि है, कोई मूल बुद्धि है या फिर कोई औसत बालक है, तो सभी की आवश्यकताओं के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। निम्न में से कौन सा गुण प्रेरित शिक्षक का होता है? तो कौन सा होता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। एक लक्ष्य बनाना, उसको क्या करना, वैसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना, अपने टीचिंग टेक्निक में परिवर्तन लाना ताकि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो सके। बालक के व्यवहार परिवर्तन के सर्वाधिक प्रभावशाली पद्धति क्या है? तो सकारात्मक पुनर्बलन, मतलब उनके लिए शाबाशी देना, उसको अच्छा बोलना, गुड बोलना, या फिर तुम अच्छा और कर सकते हो, इस तरीके से पुनर्बलन देना उसको सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक, पॉजिटिव। चाहे वो गलत ही आंसर दे लेकिन उसको पॉजिटिव मोटिवेट करना, पॉजिटिव उसके लिए कहना। भारतीय संसद में किस वर्ष RCI अधिनियम आया? ये RCI दोस्तों, ये एक बार और भी क्वेश्चन इसका आया 2 में आया था अधिनियम। नेक्स्ट है, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी गई है, तो किस आर्टिकल में दी गई है? ये आर्टिकल 350 में दी गई है। सुगम्य भारत अभियान का संबंध है, किससे संबंध है? ये दिव्यांगों से संबंध है। करंट अफेयर से 1, 2, 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड। अगर महिलाओं के लिए, दिव्यांगों, विशिष्ट बालकों के लिए वैश्विक स्तर पर या फिर इंडिया में कुछ किया गया है, कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए हैं, कुछ सम्मेलन हुआ है और कुछ एजेंडा रखा गया है, इससे संबंधित जरूर 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं जो कि शिक्षा पे बेस हो। तो इस हिसाब से आप जरूर इसको पढ़िएगा, आपके लिए आगे एग्जाम में ज़रूर काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य नहीं है? तो क्या है? जेंडर पक्षपात। पहली बात तो नहीं को आप टारगेट कर लिए, नहीं पूछा है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि इनमें से क्या एक सही है, वो टिक लगा देते हैं, तो नहीं को पहले फोकस करिएगा। नेक्स्ट है मतलब देखते हैं, जेंडर पक्षपात पर आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम करना, मतलब जेंडर पक्षपात को, मतलब जो भी उनके पक्षपात किया था उनको रोकना। तो ये जाहिर सी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में यही है कि उनको बचाना है, उनको आगे बढ़ाना है, पक्षपात को, जेंडर पक्षपात को दूर करना है। बालिकाओं में नौकरी के अवसर सुनिश्चित करना, दोस्तों तो हमारा आंसर यही होगा। नौकरी देना काम नहीं है, मेन उनको सक्षम बनाना, शिक्षा में सहभागिता उनको सुनिश्चित करना, उनके अस्तित्व की सुरक्षा करना, उनको सुरक्षा देना सुनिश्चित करना, ये सब। तो ये हमारा एजेंडा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई, तो किसके द्वारा की गई? 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, ये राममूर्ति कमेटी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव के निषेध का संबंध है? तो धर्म, जाति, भेद, नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ये बोला गया है अनुच्छेद 15 में बोला गया। 14 में दोस्तों समानता का अधिकार बोला गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है? शिक्षा का दर्शन। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, इसके उद्देश्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? फिर से नहीं आया है, तो दोस्तों क्या सम्मिलित नहीं? शिक्षा को बालकों का मौलिक अधिकार घोषित करना, विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना करना, विद्यालय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ाना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना। तो हमारा ये
उच्च शिक्षा, पहली बात तो यहाँ पे क्या है, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में सुधार करना है दोस्तों, ये नहीं रखा गया तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, आंसर 4 उच्च स्तर में सुधार करना। NIVH, ठीक है, इसका स्थान कहाँ है, ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा NIVH का, ज़रूरी है बहुत। नेक्स्ट है, निम्न में से विशिष्ट शिक्षा के से विशेष रूप से कौन सा संगठन जुड़ा है, तो कौन सा संगठन जुड़ा है, RCI। आपका आंसर हो जाएगा RCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बी का रहा है, जो आपके सब्जेक्ट बेस पे होता है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्या कौन संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की विशेषताएं नहीं है, कौन सी नहीं है, समय समय पर होने वाले चुनाव। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का क्या नाम है, तो एंटोनियो गुटेरेस। कौन लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये सुमित्रा महाजन, ये उस समय सुमित्रा महाजन थी, तो इस समय लोकसभा के अध्यक्ष को ओम बिरला है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ करंट अफेयर भी याद रखिएगा बेसिक। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 13 संबंधित है, 13 किससे संबंधित है, पार्षद सीमा नियम। ये पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, कम से कम ये दोनों किस अधिनियम में है, इन दोनों में क्या है, मतलब ये आंतरिक नियम से संबंधित है। इन दोनों से क्वेश्चन एक जरूर आया था, ये कॉमर्स से रिलेटेड है दोस्तों, जो इसको जरूर पढ़िएगा, कॉमर्स के भी 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 8-10 क्वेश्चन। निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है, तो कौन सी संपत्ति नहीं है, अस्थायी संपत्ति, मतलब अस्थायी नहीं है तो क्या है, ये स्थायी संपत्ति है। तो स्थायी संपत्ति हमारी ख्याति, गुडविल, गुडविल जो होती है वो एक स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, अंगूरी लता संप्रेषण से तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है, परिवर्तनशील लागत का क्या उदाहरण है, प्रत्यक्ष श्रम। नेक्स्ट है, ऊपरी व्यय में सम्मिलित है, ऊपरी व्यय में क्या सम्मिलित है, ये तीनों सम्मिलित है, मतलब अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष श्रम, ये ऊपरी व्यय में सम्मिलित है। को छोड़कर वह संपत्ति जिसके द्वारा आय कमाई जाती है पूंजी कहलाती है, जिसके द्वारा प्रकृति के निःशुल्क उपहारों को छोड़कर वह सब संपत्ति जिसके द्वारा आय कमाई जाती है उसे संपत्ति पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्लार्क ने लिखा। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य है, तो इसका क्या होगा, माध्यिका, मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये इसका आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा साधारण सममितीय पठन जिसका बायां भाग अधिक लंबा हो। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतोष प्राप्त होता है यदि वह नियम के अनुसार कार्य करता है, तो उपभोक्ता जो होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उनको अधिकतम लाभ कब प्राप्त होगा, जब सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ऐसी जगह पे लागू होता है। निम्न में कौन सा राजा को प्राचीन भारत में विद्वानों कवियों के प्रति अतिशय उदारता रखने वाला जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोज। निम्न में से किस राजवंश का प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध शासक वंश ने किया था, तो यहाँ पे देखिएगा ये हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा। निम्न में से किस राजवंश का प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध शासक वंश ने किया था, प्रसिद्ध शासक वंश, इसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन दोस्तों अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी भी समझ में आए तो आप इंग्लिश में जाइएगा, इंग्लिश में करेक्टली लिखा रहता है चीज़ें। द फॉलोअर फेमस रूलर धांग रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, देखिए यहाँ पे धांग लिखा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को कट कर दिया गया और बोला प्रसिद्ध शासक वंश ने किस प्रसिद्ध, मतलब किसी राजा का नाम देता है या फिर कहीं से कुछ देता तब ना प्रसिद्ध राजा, वैसे तो अपने में सभी प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर आप इंग्लिश, इसका क्वेश्चन आप जरूर इंग्लिश में पढ़िएगा, ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल राजवंश। वाहर मीर एक थे, कौन थे,
ज्योतिषविद थे। नेक्स्ट है 40 गुलामों के गुट से किसका नाम जुड़ा है? तो किसका नाम जुड़ा है? इल्तुतमिश ने। इसने बनाया था 40 गुलामों का दल। मुगल स्थापत्य कला के इतिहास में मुगल राजवंश निम्नलिखित शासकों में कौन सा अधिक जाना जाता है? कौन अधिक जाना जाता है? शाहजहां। इसके काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन और भी इसी तरीके से बन सकता है कि किस शासनकाल के समय में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो शाहजहां के काल में। नेक्स्ट है भारत इतिहास में 707 का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? तो अंग्रेजों का फरमान, ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजों को फरमान दिया गया है, बिल्कुल नहीं। पेशवा के पद का बाजीराव की नियुक्ति नहीं। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में सॉरी। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1761। तो ये पानीपत के 3 युद्ध हुए थे दोस्तों। इन तीनों युद्ध के बारे में एटलीस्ट आप लर्न कर लिएगा कि तीनों युद्ध किसके किसके बीच में हुए थे और कब कब हुए थे। तो पहला पानीपत युद्ध आपको पता है 1526 में हुआ था, ठीक है। तो ये जब मुगलों का शासन इसके बाद जस्ट शुरू होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। उसी तरीके से आपको सभी युद्ध जरूर पढ़ने। किस देश के इतिहास में पीटर महान नाम थे, मतलब कि नाम आता है? तो किससे बिलोंग थे पीटर महान? ये रशिया से संबंधित है, रूस। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को किस अधिनियम में खत्म कर दिया गया? तो किस अधिनियम से व्यापारिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया? 1835 के अधिनियम में व्यापक तौर पे इसके व्यापारिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की प्रथा शुरू हुई। कब से शुरू हुई? 1909 से पृथक निर्वाचन प्रणाली की प्रथा शुरू होती है। कामागाटामारू यह क्या था? यह एक जहाज था। नेक्स्ट है स्वस्फूर्त क्रांति की संज्ञा दी गई। मतलब स्वस्फूर्त मतलब अपने आप उत्पन्न हुई ऐसी क्रांति जो कि बहुत ज़्यादा नियोजित नहीं थी, और बहुत ज़्यादा लोग भी ऐसा नहीं है कि फिक्स थे कि इतने लोग यहाँ क्रांति करेंगे, पूरी तरह से नियोजित नहीं थी। ये स्वस्फूर्त थी। लोग आक्रोश था, खुद ही क्या नाम है, आक्रोश के मारे चले गए आंदोलन करने। तो इस हिसाब से ऐसी क्रांति, ऐसे रिवॉल्यूशन कौन सा था जो कि स्वस्फूर्त था? तो कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। उत्पादन के किसी भी साधन की सीमांत उत्पादकता का मूल्य होता है। तो ये MPP इंटू साधन के प्रति इकाई कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता की वस्तु कीमत निर्धारित की जाती है तो उद्योगों द्वारा। दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और भी ओलिगोपोली, मोनोपोली, इस हिसाब से बहुत सारे परफेक्ट कंपटीशन, कई तरीके के मार्केट होते हैं। तो उस हिसाब से आप सभी के पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अपूर्ण प्रतियोगिता में श्रम का शोषण होता है। तो श्रम का शोषण होता है, MRP मजदूरी से अधिक होती है। नेक्स्ट है निम्न श्रेणी की वस्तु के लिए मांग की लोच होती है, ये ऋणात्मक होती है। मतलब इंफीरियर गुड जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं रखता है, ऐसे लोग के लिए मांग की लोच क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उपभोक्ता के स्थिर संतोष के पद को कहा जाता है। तो स्थिर संतोष पद तटस्थ वक्र कहा जाता है। सट्टा हेतु के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है? ब्याज की दर पर। ब्याज की दर कम है तो सट्टा के लिए अधिक लेंगे, ब्याज की दर अधिक है तो सट्टा के लिए कम लेंगे। नेक्स्ट एक उत्पादन से साधन की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है क्योंकि यह अंतिम वस्तुओं की मांग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य केंद्र राज्यों के बीच कर वितरण के बारे में सिफारिश करना। नेक्स्ट निर्धनता का कुचक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये दिया था नरकसे ने। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दोस्तों तो क्वेश्चन जा रहा है। समीकरण ये जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? ये फिशर के द्वारा प्रतिपादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय का अनुमान लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में हरित क्रांति के प्रयोग किया तो स्वामीनाथन ने भारत में किया, और
नेक्स्ट है आंतरिक ग्रह नहीं है, तो आंतरिक ग्रह कौन नहीं है ये आप लोगों को पता है। सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। तो ये जो होती है आंतरिक ग्रह, इन दोनों के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, वरुण, अरुण ये पाए जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से अरुण फिर वरुण, तो इस हिसाब से ये जो चार होते हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ये जो होते हैं ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो आंतरिक ग्रह में आपको पता है कौन कौन से हो गए, बुध हो गए, मंगल हो गया, शुक्र हो गया और पृथ्वी भी हो गया। तो कौन सा हमारा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, चूंकि नहीं पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पति, क्योंकि ये बाह्य ग्रह में आते हैं। वलय को चिन्हित मतलब इनमें से किसमें रिंग है, तो किसमें रिंग है, शनि में रिंग है, जो कि बृहस्पति के जस्ट आफ्टर पड़ता है। कौन एक अवसादी शैल है, मतलब कि अगर बात करें सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, तीन तरीके के रॉक होते हैं। कम से कम इन तीनों रॉक में से कौन कौन से रॉक है ये जरूर लर्न करिएगा। ज्योग्राफी में इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तीनों रॉक में से पूछ लेता है कि कौन सा रॉक है। तो डोलोमाइट ये सेडिमेंट्री रॉक है। अवसादी शैल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अवसादों से मिलके बनता है ये। कौन स्थलाकृति नदी के अपरदनात्मक कार्यों का परिणाम है, तो कौन परिणाम है, ये गॉर्ज। इस तरीके से वो पूरी तरह से अपर्दन होकर के एक छोटे छोटे गड्ढे टाइप बन जाते हैं, इसको गॉर्ज बोलते हैं। ये अपर्दन कार्यों के द्वारा ये होता है, नदियों द्वारा अपर्दन करने के बाद। सिंधु नदी जिस अपवाह तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है उसे कहते हैं, तो किस अपवाह तंत्र का करती है प्रतिनिधित्व, पूर्ववर्ती। नेक्स्ट है व्यापारिक हवाओं की पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर है। व्यापारिक मतलब कि ट्रेड विंड जो होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है, लिखते रहे 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में, मतलब कि हम कह सकते हैं अक्षांश तक, नॉर्थ और साउथ दोनों। ठीक है, तो इस हिसाब से 5 डिग्री से 30 डिग्री तक ये पाए जाते हैं ट्रेड विंड। मैरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित है। मैरियाना ट्रेंच आपको पता है सबसे डीपेस्ट पार्ट है वर्ल्ड का, तो ये कहाँ पे स्थित है, प्रशांत महासागर में, ये तो सबको पता है, लेकिन ये उत्तरी प्रशांत में है कि दक्षिणी प्रशांत में है ये कंफ्यूजन होता है, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। एक्चुअल में ये विशिष्ट कृषि के लिए है, मतलब कि कृषि के नाम है वहाँ के, जैसे यहाँ पे झूमिंग होता है इंडिया वाली, ये तो सही है, लेकिन ये गलत है, मलेशिया नागासू, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। व्यावसायिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लॉ एस्क को चिन्हित कीजिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेमेटाइट लॉ एस्क। पारिस्थितिकी शब्दावली में सबसे पहले किसने विकसित किया था, परिस्थिति की शब्दावली जो है वो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने दिया था इसको। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट के पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक है सैम्पुल। 2011 की जनगणना, ये 2011 की जनगणना, चूँकि अभी नई जनगणना के आंकड़े कुछ आए नहीं है, ठीक है, तो ये 2011 की ही जनगणना से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो क्वेश्चन किसी पे बेस किसी तरह भी उठा के दे, तो हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर होगा 10 अक्षर शहरों की कुल संख्या 51 से 55। निम्न में कौन एक प्राकृतिक प्रति ऑक्सीकारक है, तो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं, कम से कम 8 क्वेश्चन आते हैं, 8-10 भी हो जाता है, कभी इधर कभी 8 होता है, मतलब एवरेज अगर ले तो 8 होता है, कभी 6-7 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है। तो फलों में उपस्थित जेली बनाने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है, पेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है FPO प्रमाणन निम्नलिखित को दिया जाता है, किसको दिया जाता है FPO, फल और सब्जी। नेक्स्ट है एक छोटा आयतकार दंतु धातु के उपकरण जो कपड़े को सिलाई के समय आगे बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, फिट डॉग। ये होम साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया है। एक और क्वेश्चन होम साइंस से ही है, हाथ के सिलाई के समय थिम्बल पहनी जाने वाली उंगली है, मतलब कि कहाँ पहनी जाती है, ये सबसे लंबी उंगली में पहनी जाती है।
नेक्स्ट है पोशाक में निम्नलिखित में प्रयोग से घेर प्राप्त किया जाता है। कोई पोशाक चल तो उससे किससे घेर और बढ़ जाता है, तो किससे घेर बढ़ जाता है, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है यहाँ पे डार्ट, प्लीट, टक्स, इन तीनों से घेर बढ़ जाता है। महेश्वरी, इस हिसाब से 3 क्वेश्चन होम साइंस से रिलेटेड भी आ गए। महेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर में किचन की सर्वोत्तम स्थिति क्या है। ये सही में बताए तो ये होम साइंस से रिलेटेड अभी भी जा रहा है, जैसे पूर्व में किचन होता है। किस वस्तु की सतह संरचना कहलाती है, किसी वस्तु की सतह संरचना कहलाती है, तो क्या कहलाती है, गठन। निम्न में कौन सा संचार का एक कार्य है, सूचना, प्रोत्साहन, निर्देशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी संचार का कारण है। संचार का मतलब एक कार्य है। भारत में आहार पोषण स्तर पर नियतकालीन सर्वेक्षण कराने वाली संस्था क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा NNMB, ऑप्शन सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वैध शासन को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, तो किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, 1919 में अधिनियम द्वारा द्वैध शासन को लागू किया गया। सार्वभौम मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई, तो 1948 में की गई, सबको पता है, लेकिन 10 दिसंबर में की गई। ये UN द्वारा 10 दिसंबर को अपनाया गया मानवाधिकार आंदोलन। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सभी अधिकार है हम लोग के पास, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, राजनीतिक अधिकार। मतदान देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, हमें कोई भी राजनीतिक दल कोई भी बना सकता है, कोई आम आदमी भी, तो ये अधिकार हमारे पास है, तो मतलब ये हमारे राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक दलों में शामिल होने का अधिकार, कोई भी राजनीतिक दल में शामिल हुए हमारा राजनीतिक अधिकार है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं, कोई भी, मतलब कि हम कहीं भी आम आदमी कहे, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, राजनीतिक अधिकार नहीं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का संविधान कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, 2 डेट आती है, एक आता है अंगीकृत मतलब एडॉप्टेड, एक आता है इम्प्लीमेंटेड मतलब एक लागू हुआ। तो 2 डेट में पहला डेट है अडॉप्टेड, तो हमारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया था, लेकिन लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950, 2 महीने बाद। तो हमारा चूंकि अडॉप्टेड पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। निम्न में कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है, तो संप्रभुता की विशेषता क्या नहीं है, बहुलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97th, निम्न में कौन एक सामाजिक समझौतावादी विचारक नहीं है, तो कौन नहीं है, मॉन्टेग्यू नहीं है। नेक्स्ट है भारत में धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है, लोकसभा अध्यक्ष सत्यापित करता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। कोई विधेयक आता है पार्लियामेंट में, वो धन विधेयक है कि नहीं, इसको कौन बताता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष बताता है। पृथ्वी पर ईश्वर का आविष्कार मानते हैं, कौन मानते हैं, हेगल मानते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिख लेना, लास्ट क्वेश्चन ये, किसे स्वतंत्रता का पुजारी के रूप में जाना जाता है, किसे स्वतंत्रता का पुजारी, ऑप्शन है बेंथम, ग्रीन, JS मिल, मास। तो इसका आंसर हो जाएगा JS मिल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।